हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञता। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। नाउ इट्स जस्ट 1 वीक लेफ्ट, सो बी रेडी। चलिए एक और ऐसे देख लेते हैं आज। आई एम सॉरी फॉर अ डिस्टर्बेंस इन द ऑडियो। यहाँ पे बारिश हो रही है जहाँ पे मैं हूँ, सो आई अपोलोजाइज इफ एनी डिस्टर्बेंस इज देयर। तो चलिए आज का ऐसे देखते हैं। टुडे द ऐसे इज अबाउट फ्यूचर ऑफ फार्मर्स इन इंडिया, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। क्यों ज़रूरी है टॉपिक? वेल, लास्ट ईयर आपने देखा होगा पूरे इंडिया के अंदर पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर दो चीज़ें डोमिनेट करती रही हैं। एक तो कोविड-19 और दूसरा फार्मर्स। फार्मर्स क्यों कर रहे थे ये आपको पता है, बिकॉज देर आर 3 लॉज पास बाय द पार्लियामेंट जिसका अपोज कुछ सेक्शंस कर रहे हैं फार्मिंग के, सब नहीं, कुछ। क्यों कर रहे हैं आप गूगल कर लीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा। आई एम नॉट लेबलिंग एनी वन गुड और बैड, आई एम जस्ट सेइंग सर्टन सेक्शंस आर मोर इफेक्टेड बाय दोज लॉज। तो फार्मर्स इतना ज़्यादा वोकल क्यों हैं इन लॉज के बारे में, और फार्मिंग की करंट सिचुएशन क्या है इंडिया में, और क्या फार्मर इन फ्यूचर इस प्रोफेशन को लेना चाहेंगे। आप सोच के देखिए, आप किसी अगर अपने गांव में या फिर अपने आसपास किसी ऐसे फार्मर को जानते हो, या फिर किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो फार्मिंग कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हो, उसे पूछ के देखिएगा एक बार, क्या फार्मिंग एक प्रॉफिटेबल वेंचर है, क्या इसमें एक रिस्पेक्टेबल लाइवलीहुड बचा है। तो ये बहुत ग्रिम सिचुएशन है इंडिया के अंदर। फ्यूचर ऑफ फार्मिंग इज़ नॉट गुड। कोई भी किसान का बेटा आज किसान नहीं बनना चाहता, बिकॉज टू हिम इट्स अ प्रोफेशन विच इज़ परमानेंटली एम्बेडेड इन पॉवर्टी। इसके अंदर बस हमेशा टाइम निकलता रहेगा, मतलब विल बी स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट। तो ऐसा क्या कर सकते हैं हम कि अदर नेशंस की तरह हमारे फार्मर्स भी थोड़े प्रॉस्परस हों। आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर, मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर फार्मर्स एक प्रॉफिटेबल वेंचर है। बड़े बड़े फार्म्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, मशीनें हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिलता है उनको। तो क्या फार्मिंग इन इंडिया एक अच्छा वाइबल ऑप्शन है फ्यूचर के लिए, और इसके चैलेंजेस क्या हैं अगर नहीं है तो, उसके बारे में ऐसे। तो चलिए देख लेते हैं। इसके अंदर मैंने कुछ प्लस माइनस पॉइंट लिखे थे जो मैंने शायद मिटा दिए हैं। आई कांट सी देम हियर नाउ। तो मैं वैसे बता देता हूँ चैलेंजेस क्या क्या हैं आपको। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इंडिया का फार्मिंग के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो बेरली 16-17, ज़्यादा से ज़्यादा 18% है। बट जो वर्क फोर्स हम उसके ऊपर झेल रहे हैं वो ऑलमोस्ट हाफ है। यानी कि एक ऐसा सेक्टर जो 15-16% कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर वर्क फोर्स इतनी ज़्यादा उसका अपने ऊपर झेल रहा है, तो नेचुरली अर्निंग विल बी डिवाइडेड। 40 करोड़ लोगों के आसपास आप झेल रहे हैं उस सेक्टर के अंदर, तो अर्निंग विल नॉट बी वाइबल। आपको वो वर्क फोर्स या तो शिफ्ट करनी पड़ेगी, या फिर आपको जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, फार्मिंग हमारे यहाँ रेन फेड है अभी भी। फॉर द मेजर पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र का जो हिंटरलैंड है, और इवन इन अपर हिली एरियाज, बारिश पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इरिगेशन स्टडी इरिगेशन नहीं है कि पानी नल खोला जैसे आप घर में और पानी डाल दिया। इट्स अ गैम्बल अगेंस्ट मानसून राइट नाउ। तो हमें वो दूर करना पड़ेगा। पानी एक रिसोर्स है इरिगेशन के लिए, और हमें वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। स्टडी सप्लाई ऑफ इरिगेशन इज नीडेड। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? लैंड साइज छोटी है, बिकॉज ड्यू टू प्राइमोजेनिचर, जब कोई किसान के बाद की जनरेशन आती है तो उसके बेटों के अंदर उसकी ज़मीन इक्वली डिवाइड हो जाती है। तो लैंड साइज कंटिन्यूसली श्रिंकिंग होता जा रहा है बाय एवरी जनरेशन। तो अभी रिसेंट सैंपल के अंदर सिर्फ 1.2 हेक्टेयर है एक एवरेज साइज, ज़्यादातर उससे नीचे है 50%। तो इतने छोटे लैंड साइज के अंदर आप बहुत ज़्यादा खेती नहीं कर सकते, और जितनी भी करेंगे आपका पूरा परिवार लगा हुआ उसके अंदर 5-7 जने, तो वो अगेन अर्निंग इज़ नॉट वायबल, बिकॉज यू आर ग्रोइंग क्या, सीरियल क्रॉप्स, गेहूँ, बाजरा वगैरह। एक एक 0.2 हेक्टेयर में कितना उगा लोगे आप? इट विल नॉट बी वायबल। हमें ये फिक्स करने की ज़रूरत है। अब हम ज़मीन तो नहीं बढ़ा सकते, पर अब हम शिफ्ट तो कर सकते हैं किसी दूसरे एग्रीकल्चरल मेथड पे, कि हम कैश क्रॉप उगाएं। मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर ऑलिव्स और सिट्रिक फ्रूट्स बहुत होते हैं, छोटे लैंड साइज के अंदर भी अच्छी प्रॉफिट मिल जाती है। तो हमें वो शिफ्ट करना पड़ेगा कि हम किस तरह की क्रॉप्स उठाते हैं। अगली प्रॉब्लम है अनसाइंटिफिक मेथड्स। कोई बहुत ज़्यादा, आपने देखा है कोई फार्मर बहुत ज़्यादा हाईटेक या फिर वेल रेड है करंट सिचुएशन से, करंट टेक्नोलॉजी से, कौन कौन से नए सीड्स हैं। बहुत सर्टन सेक्शन ऑफ फार्मर, बहुत स्मॉल, जिसका आप न्यूज़ में भी मिल जाता होगा, आपने कभी कभी देखा होगा कि XYZ फार्मर छोड़ के नौकरी छोड़ के अपनी फार्मिंग शुरू की, साल के 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए कमा, बिकॉज दे आर इन्फॉर्म्ड। ऐसे ऐसे फार्मर्स भी हैं जो यूरोपियन रीजन से अपने सीड्स इंपोर्ट कराते हैं और फिर यहाँ पे खेती करते हैं।
So they are informed and most of the farmers are not. So we need to move from unscientific methods जहाँ पे बर्बादी होती है रिसोर्सेज की और अच्छा यील्ड नहीं मिल पाता, उससे साइंटिफिक मेथड्स की तरफ जाना पड़ेगा. तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं. अब मैं जानता हूँ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने फार्म लॉस क्यों इंक्लूड नहीं किए. बिकॉज देखिए, मैं बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ को टच करना चाहता था जो फंडामेंटल हैं. फार्म लॉस आर क्रॉनिक, ये अभी 1 साल की प्रॉब्लम है. और फार्म लॉस in my humble opinion are not bad. They are trying to open up the economy for farming section, but that's your opinion. पर वो मैं इंक्लूड कर देता तो ऐसे वुड हैव बीन अबाउट फार्म लॉस, और वो बहुत ज़्यादा जगह खा जाता है. 3 लॉज हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करो, उनकी प्रॉब्लम्स बताओ, सॉल्यूशन बताओ. दे विल इजीली टेक 2 पैराग्राफ्स. और फिर ये जो प्रॉब्लम है फ्यूचर की, वो हम नहीं बता पाते. फ्यूचर इज़ 10 years ahead. फार्मिंग लॉज आर जस्ट अ स्मॉल ब्लिप ऑन दैट मैप. तो इसलिए मैं फार्म लॉस को इंक्लूड नहीं कर पाया. ऐसा नहीं है कि कर ही नहीं सकते इस ऐसे में. आप लिख के देखिए, हो सकता है वो मेरे से अच्छे से अकोमोडेट कर पाएँ उसको, 1-2 लाइन आप दे पाएँ. मैं नहीं दे पाया. तो ये सब चैलेंजेस हैं. तो चलिए इस ऐसे को देख लेते हैं. इंडिया इज़ एन एग्रेरियन नेशन. द विलेजेस एंड फार्मर्स आर स्टिल द कोर ऑफ इंडियन इट्स आइडेंटिटी. सॉरी, मैंने यहाँ पे ES लगा दिया है. इसके बाद आइडेंटिटी आना चाहिए था. इट्स अ मिस्टेक. From its portrayals in cinema and pop culture, farmers have great respect and admiration of Indian society. आपने देखा होगा हमारे गानों के अंदर मेरे देश की धरती सोना उगले. महात्मा गांधी ने भी एक बहुत अच्छा पेजेंट्स के ऊपर वो चलाया था मूवमेंट, चंपारण, खेड़ा. तो फार्मर्स हमारे यहाँ बहुत रिवियर्ड सोसाइटी है. अन्नदाता कहते हैं, मतलब बहुत रिस्पेक्ट है इन लोगों की. पर क्या वो रिस्पेक्ट रियल लाइफ में ट्रांसफॉर्म होती है? लेट्स सी. Although after the historical green revolution, the overall production in India increased, but it didn't translate to improved economical gains to farmers. गूगल कर लीजिएगा आप, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद शायद 3 गुना 4 गुना के करीबन आउटपुट बढ़ा है इंडिया का फूड सीरियल क्रॉप्स के अंदर. पर क्या 3-4 गुना किसानों की कमाई बढ़ी है? नहीं. क्या प्रॉब्लम रहे होंगे? मिडिल मैन ने पैसा खा लिया, या फिर कहीं और इंस्टीट्यूशनल लूप होल्स रहे होंगे जिस वजह से नहीं हो पाया. पर द एंड ऑफ द लाइन थिंग इज़, हमने फार्मर से खाना तो ले लिया, हमारा जो हमें ज़रूरत थी उतने फूड क्रॉप्स, हमने सीरियल्स जो हमें रिसोर्सेज चाहिए थे वो तो ले लिए. पर जो उनका फेयर शेयर था, जो उनकी डिसेंसी सॉरी जो उनका हक था, जो उनकी कमाई का हिस्सा था, वो हम नहीं दे पाए उन्हें. दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट, एंड इट्स नो सरप्राइज दैट फ्यू पीपल इन इंडिया नाउ वॉन्ट फार्मिंग एज अ प्रोफेशन. और ये सच्चाई है. गाँव में आप जाके देख लीजिए, कोई किसानी करना नहीं चाहता है, खेती नहीं करना चाहता है कोई. बिकॉज फॉर देम इट्स अ नॉन प्रॉफिटिंग बिजनेस. ये बस है, इसको करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा. यू हैव टू हैव अ साइड जॉब टू सर्वाइव. तो चलिए इसके चैलेंजेस देख लेते हैं अब. दिस होल थिंग इज़ नेगेटिव, जैसा कि मैंने आपको बताया था. पिछली वीडियोज़ में देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव क्या चीज़ है, मैं लिंक डाल दूँगा. एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 17% to the GDP of the nation, जैसा कि मैंने आपको बताया था. Carries 40% of its workforce. Again, the disproportionate distribution of workforce in such a small contributing sector is one of the core reason why farming is not profitable. This uneven distribution is because of excess workforce and relatively unprofiting prospects in farming. Because most of the farming in India is still dependent upon monsoon showers. With its unreliable nature, farming is still a gamble against monsoon in many parts of India. As we have explained previously, आपको बताया था कि बारिश नहीं तो फार्मिंग नहीं, फसलें बर्बाद हो जाती है कई बार मानसून अगर टाइम से नहीं आ पाता तो इट्स अ गैम्बल. वी नीड टू एलिमिनेट दिस uncertainty from their life. Another growing concern is the shrinking land holding by each successive generation. A recent survey by the National Sample Survey Organization showed that an average land size is 1.2 hectares only. It becomes quite challenging to turn profit in such a small land size while sustaining a family. Again, I told you the land size is shrinking, और इतनी छोटी land size के अंदर profitable venture बनाना बहुत मुश्किल होता है. Even the government benefits aren't evenly distributed, with lion's share of minimum support price going to states of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. रिपोर्ट देख लेना आप, स्वामीनाथन कमीशन की और एग्रीकल्चरल कमेटी की रिपोर्ट थी, एक शायद पार्लियामेंट्री कमेटी की, आई एम नॉट एक्जैक्टली अवेयर अबाउट द नेम. उसमें बताया था कि 96% फार्मर्स हैं इंडिया में जिनको MSP नहीं मिलता है. ये डेटा आप चाहें तो डाल सकते हैं अपने ऐसे के अंदर, मैं नहीं डाल पाया. और सिर्फ 4% है जिनको MSP मिलता है, और उस 4% का भी मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जाता है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश. दैट्स द मेन रीज़न वाई यू आर सीइंग प्रोटेस्ट फ्रॉम दीज सेक्शन मोस्ट, बिकॉज
they are the most benefiting sector of MSPs. And हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अंदर एक अच्छी यूनियन है फार्मर्स की, उनका अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जितना और स्टेट्स के अंदर नहीं है, तो वो अपनी वॉइस एक कलेक्टिव आवाज़ में उठा सकते हैं और दर जगह के फार्मर्स नहीं उठा सकते। ऐसा नहीं कि और जगह के फार्मर्स अफेक्टेड नहीं है, पर उनकी इतनी अच्छी स्ट्रक्चर नहीं है यूनियनाइजेशन की कि वो एक साथ आवाज़ उठा सके। महाराष्ट्र में है कुछ पॉकेट्स में, बट ओवरऑल इंडिया में नॉर्दर्न ये जो 3 स्टेट्स हैं यहाँ पे बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस वजह से आवाज़ उठा पाते हैं। और एमएसपी सबसे ज़्यादा इन्हीं को जाता है। पर क्या सबसे ज़्यादा इन्हीं को जाना चाहिए या फिर पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? ऑब्वियसली इट शुड गो टू एवरी फार्मर, while the other parts of the nation largely go without MSP. These challenges are further aggravated by the unscientific method of irrigation practiced in most parts, resulting in low yield. तो ये तो हम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। पुराने मेथड से अभी भी हम खेती कर रहे हैं, वी नीड टू अडॉप्ट न्यूअर मेथड्स। While the future of farmers in India looks grim, it is possible to turn things around. India needs to bring balance in its workforce and shift overburdened sector of agriculture to industries. हमें कहीं ना कहीं तो वर्कफोर्स डालनी पड़ेगी, चाहे आप लो स्किल्ड वर्क में डालिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज में डालिए, एमएसएमईज के अंदर एम्प्लॉय कीजिए, पर वो वर्कफोर्स तो हमें डाइवर्ट करनी पड़ेगी। अदरवाइज इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इतने छोटे से सेक्टर में प्रॉफिट नहीं दिया जा सकता। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सिर्फ 2% पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर के अंदर है, इंडिया में 40% है। सोच के देखिए कितना ज़्यादा बर्डन है, जबकि यूनाइटेड स्टेट पॉपुलेशन 30-40 करोड़ के आसपास है यूएसए की, हम 120 करोड़ है। तो हमें वर्कफोर्स को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या है। द रेन-फेड इरिगेशन नीड्स a steady supply of water and the upcoming river linking canal projects can address that. अभी केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है और भी प्लान्स हैं, लगभग 20 रिवर्स को लिंक करने के प्लान है इंडिया में। सो लिंकिंग से क्या होगा, देखिए कई बार क्या होता है, बारिश होती है तो कई नदियाँ अपने लेवल से ऊपर फ्लो होती हैं और कईयों के अंदर बिल्कुल पानी नहीं हो पाता है। तो जो ओवरफ्लो है, यानी कि जो सरप्लस वाटर है कहीं किन किन नदियों में, उसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं लो वाटर रीजन्स के अंदर। तो उससे क्या है, एक ओवरऑल बैलेंस आ जाता है वाटर सप्लाई के अंदर। बैलेंस आ जाएगा तो क्या होगा, इंडिया के लगभग सारे रीजन्स के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हो जाएगा, तो वो एलिमिनेट कर देगा फिर मानसून की अनसर्टेनिटी को। Due to the small land holding, Indian agriculture must shift from cereal crops to cash crops to make earning viable. ये एक सच्चाई है। छोटी लैंड साइज़ के अंदर अगर आप सीरियल क्रॉप्स, गेहूँ, बाजरा, मक्का ये सब उगाएंगे, ठीक है हो जाएगा, पर वो सस्टेनेंस के लिए है सिर्फ। आप सस्टेन कर सकते हैं उसके ऊपर, आप कमाई नहीं कर सकते। यू हैव टू शिफ्ट टू कैश क्रॉप्स, कॉटन, फ्रूट्स, और देर आर मैनी थिंग्स। आप अफीम, टोबैको, ये ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। और इंडिया फूड रिलायंट है, ऐसा नहीं है कि हमने गेहूँ और बाजरा उगाना बंद कर दिया तो हम भूखे मर जाएंगे। बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं इस टाइम दुनिया के अंदर जो बिल्कुल नहीं उगाते ये चीज़ें, इंपोर्ट कर लेते हैं, पर महंगी चीज़ें एक्सपोर्ट कर देते हैं। मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा सीरियल्स नहीं होते हैं, पर उनका ऑलिव प्रोडक्शन, उनका सिट्रिक फ्रूट प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है कि वो सरप्लस हो जाता है उनका। तो ये काम हम भी तो कर सकते हैं। इंडिया इज़ अ फूड रिलायंट नेशन नाउ, इट कैन नाउ अफोर्ड टू मूव टू कैश क्रॉप्स, वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी। Further, there is a need to adopt modern scientific methods of agriculture to yield maximum output with minimum resources. Israel is an example for the whole world how to manage agriculture in most dire circumstances. Israel के अंदर ड्रिप इरिगेशन बहुत चलता है, वहाँ पे वाटर इज रिवियर्ड एज गोल्ड इन इसराइल। पानी को बहुत फ्रूगल तरीके से काम में लेते हैं वो लोग, बिल्कुल वेस्टेज नहीं होता है। तो इसराइल की बहुत साइंटिफिक मेथड्स हैं इस तरह के, उन्होंने बहुत कम वाटर सप्लाई के अंदर, और एक एरिड रीजन है इसराइल, वहाँ पे अच्छी खासी खेती कर ली है उन्होंने। सो वी कैन डू दैट टू, इट्स जस्ट अबाउट शिफ्टिंग टू मॉडर्न मेथड्स। तो अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन मेरा इस वाला ऑप्टिमिज्म की वजह एक वार्निंग नोट पे है। मैंने आपको बताया है कि कंक्लूजन कुड बी वन ऑफ दोज थिंग्स, यू कुड एंड इट ऑन अ वार्निंग नोट that these things pose a serious challenge and we must fix them, if not they can result in XXXYYY। या फिर एक ऑप्टिमिस्टिक नोट के ऊपर कि अभी सिचुएशन शायद ख़राब हैं पर कल को हम बेहतर कर पाएंगे एंड वी विल डेफिनेटली प्रिवेल ओवर देम। तो ये दो मेथड्स हैं, मैंने इस वाले को एक वार्निंग की तरह ख़त्म किया है। लेट्स सी। With the above mentioned solutions, it is likely that things can turn around. The government of India has set a lofty goal to double the farmers' income by 2022. ये बिल्कुल सबको पता है, गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है। While it is certainly an ambitious task, but it's essential that India witnesses a policy shift to make farming a respectable and profitable venture. Otherwise,
Farmers will become the stuff of fables, relics of the past, and the nation which gave Jai Jawan, Jai Kisan will be left without its farmers. That's my warning note. अगर आपने नहीं किया तो जो आपके लॉफ्टी आइडियल्स हैं, जो आप बातें करते हैं इतनी बड़ी बड़ी, वो धरी रह जाएंगी अगर फार्मर्स ही नहीं बचे तो ये हमारा ऐसे है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, अगर आपको लेनी है तो गेट इट फ्रॉम देयर। और गुड लक टू एवरीवन फॉर ACIO Tier 2। जस्ट डू प्रैक्टिस, थोड़ा बहुत डेटा देख जाइए आप। मैं सजेस्ट करूँगा कि डेटा हैवी मत बनाइए अपने ऐसे को, बिकॉज इट लुक्स लाइक यू आर ट्राइंग टू प्रोवाइड एन आंसर टू अ क्वेश्चन। ऐसा मत कीजिए। ऐसे एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अंदर अगर ज़रूरत से ज़्यादा नंबर्स भर देंगे वो अच्छा नहीं लगेगा। अब इसके अंदर कितना डेटा था, सिर्फ 2 जगह डेटा था, एक तो GDP कंट्रीब्यूशन और एक एवरेज लैंड साइज, दैट्स इट, नो अदर डेटा, एवरीथिंग एल्स इज आर्ग्यूमेंट। तो आप अपने ऐसे के अंदर ऐसा नहीं डेटा डालना ही नहीं है डेटा डालिए बट ओवरबर्डन मत कीजिए डेटा से। थोड़ा बहुत देख जाइए, जैसे कोविड है तो थोड़ा बहुत देख जाइए कि इंडिया के अंदर एवरेज डॉक्टर कितने हैं, कितनी पॉपुलेशन पे, कितने हॉस्पिटल बेड हैं, कितने हज़ार लोगों पे, बस। इससे ज़्यादा मत देखिए कितने स्टेट के अंदर मोर्टेलिटी कितनी रही वगैरह वगैरह, ये सब मत देखिए। थोड़ा बहुत डेटा ये देख जाइए कि फीमेल मोर्टेलिटी रेट क्या चल रही है, चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, बस। बहुत ज़्यादा डाइव मत कीजिए डेटा के अंदर। डेटा आपके अच्छे को ऐसा नहीं बनाएगा, अच्छा नहीं बनाएगा इससे को, आपका आर्ग्यूमेंट्स आपकी लैंग्वेज बनाएगी। तो करते रहिए प्रैक्टिस, कुछ और अच्छा दिमाग में आता है तो आई विल अपलोड इट एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम एंड गुड लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।